हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, हम सीक्वेंसेस चैप्टर कर रहे हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 2.4। आज हम उसमें पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट। आप लोगों ने अभी तक सीक्वेंस के लिमिट के बारे में सुना होगा। ओके, कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है उसका लिमिट, जिस लिमिट इज, अगर आपके पास कोई bn सीक्वेंस है एंड इफ सीक्वेंस bn कन्वर्जेस टू से l, ओके, और b, so that number L is called as limit of that sequence Bn. ठीक है, this is Bn. But limit point is different. अब हम देखेंगे कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। okay? तो कोई सीक्वेंस an है, उसका एक पॉइंट L लिमिट पॉइंट कहलाएगा इफ अगर उस L की नेबरहुड में उस सीक्वेंस की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। एज सिंपल एज दैट। देखिए, अब आपके पास अगर ये सीक्वेंस है, an सीक्वेंस की टर्म है एंड दिस इज l, तो इस नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स l के नेबरहुड में होनी चाहिए। अब ये एप्सिलन कोई भी नंबर ले सकते हो, इट मींस अगर आपने नेबरहुड और छोटी कर दी तो स्टिल इस नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। ओके, और छोटी कर देते हो तो भी इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। ऐसा अगर फॉर एवरी एप्सिलन, ठीक है, फॉर एनी गिवन एप्सिलन के लिए अगर ये ट्रू हो रहा है, इट मींस l इज लिमिट पॉइंट। क्लियर नाउ। अब लिमिट और लिमिट पॉइंट में डिफरेंस क्या है? लिमिट की जब हम डेफिनेशन लिखते थे, सो दिस थिंग इज, ये वही है, ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलन फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ एन। ठीक है, अब लिमिट की जब डेफिनेशन लिखते थे तो वहां हम ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। कोई एक इंटीजर था जिसकी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, सीक्वेंस की फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उससे अगर बाहर हैं, अर्न उन सिर्फ फाइनाइट फर्स्ट m माइनस वन टर्म्स बाहर हैं, उसके बाद की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उस नेबरहुड l की नेबरहुड के अंदर अगर आती हैं, तब हम बोलते थे l इज लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस। क्लियर? ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर बाहर रहती हैं तो। बट लिमिट पॉइंट में क्या है? अगर आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ठीक है, इस L की नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आनी चाहिए। क्लियर? बट इसमें ये कोई कंडीशन नहीं दी है कि बाहर, इस नेबरहुड के बाहर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही रहनी चाहिए या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही रहनी चाहिए। इसके बाहर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स भी रह सकती हैं। बस इसमें लिमिट पॉइंट में कंडीशन सिर्फ कितनी है कि L की हर पॉसिबल नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स वहां पे आनी चाहिए। क्लियर? बाहर कितनी टर्म्स रहती हैं? बाहर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इसमें रह सकती हैं। ठीक है, इसी डेफिनेशन को और किस तरह से हम लिख सकते हैं? लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन को, ए पॉइंट L इज लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस an if for given any epsilon and any positive integer m। अगर आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, मान लीजिए इफ m इज 100, तो 100 के बाद आपके पास कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जरूर मिल जाएगा जो L की नेबरहुड में लाई करता होगा। ठीक है, अगर ऐसा है फॉर एनी इंटीजर, अगर m आपने 1000 ले लिया तो आपके पास फिर भी एक कोई पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा जो L की नेबरहुड में लाई करता होगा। अगर ऐसा है तो वो पॉइंट L क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा उस सीक्वेंस an के लिए। क्लियर? ये सिंपल बात है। और एक बात और जो मुझे बतानी है, लिमिट पॉइंट को क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं, तो ये ध्यान में रखना है आपने। अब देखिए कि लिमिट और लिमिट पॉइंट को कुछ एग्जांपल से देखते हैं। एग्जाम्पल, अब अगर आपके पास मान लीजिए इफ यू हैव दिस सीक्वेंस ए एन इज इक्वल्स टू माइनस वन रेज टू पावर एन, वेरी इजी सीक्वेंस है ये, आपके पास इस सीक्वेंस की टर्म हो गई। अब हमें पता है, रियल लाइन पे देखते हैं, दिस इज योर माइनस वन, ये यहाँ जीरो है, ये वन। अब इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो हमारे पास माइनस वन जिनकी वैल्यू है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही हमारे पास है जिनकी वैल्यू कितनी है? वन। राइट? तो आपके पास क्या माइनस वन एक लिमिट पॉइंट है? इज दिस माइनस वन अ लिमिट पॉइंट? क्यों? क्योंकि आंसर है यस, माइनस वन एक लिमिट पॉइंट है, बिकॉज
लिमिट पॉइंट की कंडीशन कितनी है कि हर पॉसिबल -1 की हर पॉसिबल नेबरहुड आप लो, उसके अंदर आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स -1 पे कन्वर्ज करती हो, दिखनी चाहिए, ठीक है। उस नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। तो अब -1 के ऊपर जाने वाली कौन कौन सी सीक्वेंस की टर्म है, A1, देन A3, देन होगी A5। सारी जो ओड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, A1, A3, A5, A7, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओड टर्म्स हैं, वो सारी आपकी इस -1 की हर पॉसिबल नेबरहुड में मिल जाएंगी, बिकॉज उनकी वैल्यू तो एग्जैक्टली -1 ही है। तो हर नेबरहुड जो -1 को कंटेन करता होगा, उन वो क्या कंटेन करता होगा, सीक्वेंस की ओड वाली टर्म्स को, इनफाइनाइट होती हैं वो, तो -1 एक लिमिट पॉइंट बन गया, सिंपल। इसी तरह से वन के ऊपर, वन की हर नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस से कौन कौन सी टर्म हमें मिलेंगी, एंड दैट इज A2, ठीक है। ये कौन सी टर्म है, A4, सीक्वेंस की फोर्थ टर्म, सीक्वेंस की सेकेंड टर्म, A4, A6, A8, इसी तरह से सारी इवन नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी, वो सारी टर्म्स आपकी वन की हर नेबरहुड के अंदर मिलेंगी। तो ये भी कितनी होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। तो क्या 1 एक लिमिट पॉइंट हुआ इसका, यस, 1 इज ऑल्सो अ लिमिट पॉइंट। तो इस सीक्वेंस के अंदर दो लिमिट पॉइंट हो गए। लिमिट पॉइंट्स का सेट अगर लिखा जाए तो इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट के सेट में हो गया -1 एंड 1, ओके। पर क्या इस सीक्वेंस के पास एक लिमिट है, क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट, डज लिमिट एग्जिस्ट फॉर ए एन सीक्वेंस, करती है क्या, नहीं करती। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, बट लिमिट पॉइंट दो है। क्लियरली डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब आप लोग ये बताइए कि अगर मान लीजिए यू हैव बी एन सीक्वेंस एंड से 1/n, इस सीक्वेंस की टर्म्स आपको पता है 1, 1/2, 1/3, 1/4। रियल लाइन पे भी हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे 0, 1, देन 1/2, फिर है 1/3, 1/4, लाइक दिस। इस सीक्वेंस की टर्म हमें पता है डिक्रीज होते होते कहाँ तक जा रही है, 0 को। ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करती है। तो 0 इसका लिमिट हुआ या लिमिट पॉइंट हुआ, ये बताइए। हमें पता है अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो दैट यूनिक एक ही नंबर को कन्वर्ज करती है, और वो यूनिक होता है नंबर, से हम बोलते हैं लिमिट। तो 0 लिमिट हुआ, नो डाउट। पर क्या 0 लिमिट पॉइंट भी हुआ, क्या 0 लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो यस, ये एक लिमिट पॉइंट भी हुआ, ठीक है। लिमिट, लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, बट जैसा हमने यहाँ पे देखा, लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस के लिमिट हो। क्लियर। देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस के केस में लिमिट और लिमिट पॉइंट दोनों सेम होंगे। इस 0 को आप लिमिट भी बोल सकते हो, और ये 0 क्योंकि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही थी, ये लिमिट पॉइंट भी है, ठीक है। बट जिस केस में, जिस सीक्वेंस के केस में आपके पास लिमिट पॉइंट है, लिमिट नहीं है, वहां हम इन्हें लिमिट बोल देंगे तो वो गलत हो जाएगा, ये सीक्वेंस कन्वर्ज ही नहीं करती है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास थ्योरम है, इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल्स टू l। इट मीन्स अगर आपके पास कोई an सीक्वेंस है, वो l को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। देन l इज यूनिक लिमिट पॉइंट, यूनिक लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an। देखिए ये हम पहले भी कर चुके हैं, बट मैं फिर भी आपको बता दूं, अगर कोई सीक्वेंस l को कन्वर्ज कर रही है, देन ये l लिमिट होता है, और एंड दिस l इज यूनिक, ठीक है। लिमिट जो होती है सीक्वेंस की वो यूनिक होती है, ये हमने थ्योरम पहले भी की है। बट अभी यहाँ पे क्या देखना है कि l इज यूनिक लिमिट पॉइंट। अभी मैंने बताया था कि अगर ये लिमिट है तो ये लिमिट पॉइंट भी होगा, और क्योंकि लिमिट यूनिक होती है तो वो लिमिट पॉइंट उसे ही कोई बोल रहे हैं हम उस केस में, तो वो भी यूनिक होगी। क्लियर। सो फिर भी एक बार हम देख लेते हैं, बिकॉज वो हमने क्लास में किया था। से अब ये हमारे पास गिवन है कंडीशन, गिवन कंडीशन इज दैट सीक्वेंस an converges to L, okay, then by definition of convergence,
for any given epsilon greater than 0, an minus L is less than epsilon for all n greater than equals to m. For any given epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that this holds. ठीक है, इट मीन्स इसका अगर हम ये मॉडुलस हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो an लाइज बिटवीन l माइनस एप्सिलन टू l प्लस एप्सिलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m. देन क्या हम बोल सकते हैं l इज लिमिट पॉइंट. इट मीन्स an belongs to l minus epsilon to l plus epsilon for infinitely many values ऑफ n. ठीक है, यही डेफिनेशन किसकी है, लिमिट पॉइंट की. देयरफॉर L इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an. क्लियर, ये तो लिमिट पॉइंट हो गया. बट अभी हमने क्या यहाँ पे शो करना है, यूनिकनेस की बात करनी है, यूनिकनेस ऑफ दिस लिमिट पॉइंट L. सो यूनिकनेस की बात जब भी की जाती है, किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है, उससे किस तरह से प्रूव किया जाता है, हाउ टू प्रूव यूनिकनेस. यूनिकनेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए इसके दो लिमिट पॉइंट हैं एन सीक्वेंस के. ठीक है, सो उसके लिए लेट इफ पॉसिबल L and L dash be two limit points ऑफ सीक्वेंस ए. ठीक है, अब दो लिमिट पॉइंट है, इट मींस an माइनस एल इज लेस देन एप्सिलन बाई 2 ले लीजिए यहाँ पे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m. ठीक है, अगर l एक लिमिट पॉइंट था तो ये डेफिनेशन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m. Also L dash भी एक लिमिट पॉइंट है, so an minus L dash is also less than epsilon by 2 for all say n greater than equals to k. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि L एक लिमिट पॉइंट है तो आपके पास एक m पॉजिटिव इंटीजर कोई भी m फॉर एनी, अभी डेफिनेशन लिखी थी, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m आपके पास सीक्वेंस की फिर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगी जो ये होल्ड करती होंगी. और इसी तरह से फॉर एनी k ग्रेटर देन 0 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर k अगर आप ले रहे हैं उससे बड़े आपके पास फिर भी n नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगी जो ये कंडीशन होल्ड करती होंगी. क्लियर. नाउ अब इसके अंदर से m और k में से जो इंटीजर बड़ा है वो हम चूज कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा उस केस में, an माइनस एल इज लेस देन एप्सिलन बाई 2 एंड an minus L dash is less than epsilon by 2 for all n greater than equals to some m, where m क्या है, any positive integer जो मैक्सिमम है m और k के लिए. ठीक है, सो L minus L dash इस चीज को हमने क्या दिखाना है, लेस देन 0. ठीक है, या हर एप्सिलन, हर पॉसिबल L minus L dash, ये जो दो लिमिट है, ठीक है, इन दोनों को हमने अगर हर एप्सिलन से इन ये डिफरेंस कम आता रहेगा, हर पॉजिटिव नंबर से अगर ये डिफरेंस कम आता रहेगा, इट मीन्स क्या होगा कि ये दोनों बहुत ही पास हैं और हम दिखा देंगे कि ये एक्चुअल में जीरो ही, ये दोनों का डिफरेंस जीरो ही होगा. जीरो होगा तो क्या होगा, L इक्वल्स टू L डैश हो जाएगा. सो L माइनस L डैश, अगर इसमें मैं an को प्लस और माइनस कर देते हैं यहाँ पे, सो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस ये क्या हो जाएगा, an माइनस एल प्लस an minus L dash, और an minus L is less than epsilon by 2 है, likewise this is also less than epsilon by 2 for all n greater than equals to capital M. ठीक है, अब ये epsilon by 2 इसीलिए हमने लिया था ताकि सम करने के बाद यहाँ पे हमारे पास L minus L dash is less than epsilon, ऐसा कुछ नहीं था. अगर हमने यहाँ epsilon चूज किया होता तो ये यहाँ पे सम करने का 2 epsilon हो जाता, उससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. क्लियर. Now this for every epsilon greater than 0 be any arbitrary number, arbitrary कोई भी रियल पॉजिटिव नंबर है ये,
ठीक है, आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, तो हर पॉजिटिव रियल नंबर कितना भी छोटा हो सकता है से अगर ये दोनों डिफरेंस ऑलवेज लेस आ रहा है, इट मीन जरूर ही ये एल माइनस एल डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये डिफरेंस जरूर ही फिर जीरो होगा। अब दो नंबर्स का यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है, उसका मॉडुलस इक्वल्स टू जीरो, दैट दिस विल ओनली बी पॉसिबल इफ एल इज इक्वल्स टू एल डैश। सो इसका मतलब क्या हो गया, therefore sequence an converges to L and this limit point is यूनिक लिमिट पॉइंट कन्वर्ज करती है अगर कोई सीक्वेंस है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना था यहाँ पे। अब एक चीज बताइए इसमें कि क्या इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू होगा, मतलब है कि अगर किसी सीक्वेंस an का यूनिक लिमिट पॉइंट मिले, यूनिक लिमिट मिलेगी तो कन्वर्स ठीक है, बट सीक्वेंस an की अगर यूनिक लिमिट पॉइंट मिलता है आपको, ठीक है, तो क्या वो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, क्या ये चीज ट्रू है, तो ये अभी हमने देखना है। इज द कन्वर्स ट्रू, ठीक है, कोई सीक्वेंस ऐसी जो यूनिक लिमिट पॉइंट रखती है, क्या वो कन्वर्ज करेगी, तो हमें देखेंगे कि ये एक्चुअल में ट्रू नहीं है। अब मान लीजिए आपके पास कोई an सीक्वेंस है, ठीक है, जिसकी nth टर्म है n एंड 1/n, n जब इवन है, n जब ऑड है नेचुरल नंबर तो उसकी टर्म है 1/n, और इवन है जब सीक्वेंस की टर्म तो उसकी वैल्यू है 1 n, सॉरी, सो n जब ओड है, फर्स्ट टर्म a1, तो उस केस में वैल्यू कितनी हुई 1/1, n जब इवन है तो 2, 3 है तो 1/3, 4, 1/5, 6, लाइक दिस an सीक्वेंस की टर्म है। क्लियर। अब इस सीक्वेंस में हम देख रहे हैं कि ये जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं a2, a4, a6, ये जो टर्म है ये तो डाइवर्ज कर रही है, ठीक है, 2, 4, 6 रियल लाइन पे जब हम देखेंगे, से दिस इज आर 0, फर्स्ट टर्म है ये 1, सेकेंड टर्म है 2, थर्ड टर्म है 1/3 यहाँ कहीं मिलेगी, फिर है 4, देन है 1/5, फिर यहाँ पे कहीं आएगी, फिर है 6, इसी तरह से देख रहे हैं। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है वो तो एक्सपेंड कर रही हैं, वो डाइवर्ज कर रही हैं इवन नंबर्स की, इसमें सब सीक्वेंस बोली जाती है वो, और ओड नंबर ऑफ टर्म्स है वो जीरो के पास जा रही है, जीरो से लेफ्ट साइड में तो नहीं जा सकती सीक्वेंस की टर्म, नेगेटिव तो नहीं हो सकती। क्लियर। तो हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर क्या जीरो एक लिमिट पॉइंट होगा, फिर जीरो एक लिमिट पॉइंट होगा यहाँ पे, जीरो इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस an, बट क्या सीक्वेंस an को कन्वर्जेंट कह सकते हैं, बट सीक्वेंस an इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट मिला है यहाँ पे पर जीरो लिमिट नहीं है। ठीक है, लिमिट होता तो हम, लिमिट तो तभी मिलता जब सीक्वेंस कन्वर्ज करती वहां पे। ठीक है, तो जीरो लिमिट पॉइंट हो गया बट सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, इसका मतलब है ये जो गिवन थ्योरम है इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर यूनिक लिमिट पॉइंट, अभी एक ही लिमिट पॉइंट मिला, यूनिक है अपने आप में, तो यूनिक लिमिट पॉइंट मिलने के बावजूद कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करे ये जरूरी नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बोल्जेनो-वीस्ट्रास थ्योरम है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये नेमिंग थ्योरम है तो नाम से भी पूछी जा सकती है एग्जाम में कि स्टेट एंड प्रूव बोल्जेनो-वीस्ट्रास थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस। ओके, सो थ्योरम इज एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास एक लिमिट पॉइंट मिल जाएगा। ओके, अब एक से ज़्यादा भी मिल सकता है बट एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट तो वहाँ होगा। और अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है, तो उसके पास लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हाँ, नहीं भी हो सकता। ठीक है, अभी जैसे लास्ट हमने ये एक एग्जांपल लिया था n और 1/n का, n जब आपके पास इवन था यहाँ और यहाँ n जब ओड था। अब ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है बिकॉज हमें दिख रहा है इवन नंबर ऑफ टर्म्स है वो एक्सपेंड करके इन्फिनिटी को जा रही थी। ठीक है, तो ये an सीक्वेंस बाउंडेड अनबाउंडेड सीक्वेंस थी बट इसका भी एक लिमिट पॉइंट मिला था दैट इज 0।
तो अनबाउंडेड सीक्वेंस अगर है तो उसमें लिमिट पॉइंट हो भी सकता है, आपके पास नहीं भी हो सकता, बट अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसे प्रूव करना है। आपने कोई बाउंडेड सीक्वेंस लेनी है, सो लेट ए एन बी एनी बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, अब सीक्वेंस बाउंडेड होने का मतलब क्या है कि ए एन सीक्वेंस की सारी टर्म्स किसी के दो पॉजिटिव आपके पास रियल नंबर मिल जाएंगे, या दो आप कहेंगे पॉजिटिव भी नहीं तो रियल नंबर्स आपके पास होंगे, सच दैट की सीक्वेंस की सारी टर्म फॉर ऑल एन लाइज बिटवीन दीज टू रियल नंबर्स से स्मॉल के एंड कैपिटल के, अगर सीक्वेंस बाउंडेड होगी तो। अब सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो उसका रेंज भी बाउंडेड है। रेंज का मतलब क्या है, अब से आपके पास सीक्वेंस है 1/n, दिस इज योर सीक्वेंस। रेंज का मतलब क्या है कि वो टर्म्स जब नेचुरल नंबर 1 रहेगा तो 1 नेचुरल नंबर की इमेज कितनी बनेगी 1, जब नेचुरल नंबर 2 सेकेंड तो दैट इज 1/2, 1/3, 1/4, ये रेंज हो गई इसकी। ठीक है, यही रेंज हो गई इसमें, ये रेंज सेट हो गया आपके पास। डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स जो होती हैं, ठीक है, सीक्वेंस की, वो लिखी जाती हैं। अब मान लीजिए ये अगर बी एन सीक्वेंस थी इज -1⁻n, इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स -1 1 -1 1, तो इस सीक्वेंस का रेंज सेट कितना होगा -1 एंड 1। क्लियर, ये फाइनाइट रेंज हो गई इस केस में, और ये इनफाइनाइट। अब इस अगर डिस्टिंक्ट टर्म मिल रही है हर बार, हर नेचुरल नंबर आप रख रहे हो और डिस्टिंक्ट टर्म मिल रही है, मतलब अलग अलग टर्म मिलती जा रही है, तो वो सारी रेंज में आ जाएंगी। इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो थी वही सारी रेंज में आ गई। इसी तरह इस सीक्वेंस के अंदर क्या था, रिपीट हो रही थी टर्म, एक -1 डिस्टिंक्ट थी, फिर 1 डिस्टिंक्ट मिली, इसके बाद फिर -1 आई, तो रिपीट हो रही थी, तो जो अलग अलग जो टर्म थी वो हमने रख ली, दैट इज -1 एंड 1। ये फाइनाइट रेंज हो गई, ये इनफाइनाइट रेंज हो गई। बट क्या दोनों बाउंडेड है? यस, दोनों बाउंडेड हैं ये। सो इसी तरह से ए एन बी एन ई बाउंडेड सीक्वेंस आपने ले ली। अगर बाउंडेड सीक्वेंस है देयरफॉर रेंज ऑफ सीक्वेंस ए एन इज ऑल्सो, वो भी बाउंडेड मिलेगी। अब रेंज जैसे ये था, इसको एक सेट के फॉर्म में लिखा जाता है, और मान लीजिए उस सेट को हमने नाम दे दिया एस से। एस के अंदर सीक्वेंस की डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट टर्म्स यहाँ पे लिखी जाएंगी, तो ये एक रेंज सेट हो गया एस, ये बाउंडेड है। ठीक है, रेंज ऑफ ए एन इज ऑल्सो बाउंडेड मीन्स एस इज बाउंडेड। ये यहीं से इंप्लाई हो गया बाउंडेड सीक्वेंस से यहाँ तक हमें। अब इसका एक लिमिट पॉइंट होगा, ये दिखाना है। सो से फर्स्ट केस में ये जो आपने एस सेट लिया है, ये रेंज सेट जो हमने लिया था, जैसे यहाँ मैंने बताया कि इनफाइनाइट भी हो सकता है रेंज, फाइनाइट भी हो सकता है। केस फर्स्ट में इफ दिस सेट एस इज फाइनाइट, अगर ये फाइनाइट है एस सेट, तो क्या लिमिट पॉइंट मिलेगा हमें? अगर देखिए इफ एस सेट इज फाइनाइट देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ एस, एस सेट के अंदर जरूर एक मेंबर ऐसा रहेगा। बिकॉज देखिए हम खुद से सोच सकते हैं कि सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस ए एन है, उस सीक्वेंस के अंदर कितनी टर्म्स होती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। अगर इसकी रेंज में सिर्फ -1 और 1 मिल रहा है और यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं और इमेज सिर्फ -1 और 1 मिल रही है, इट मीन जरूर सीक्वेंस की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ऐसी हैं जो एक ही वैल्यू रख रही है ना। इस सीक्वेंस के अंदर क्या था, बी एन सीक्वेंस के अंदर क्या है, जो ओड नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि इनफाइनाइट है, वो क्या रख रही है वैल्यू -1, और ओड इवन नंबर ऑफ टर्म्स वो भी इनफाइनाइट है, वो वैल्यू क्या रख रही है 1। तो इसका मतलब है अगर एस सेट फाइनाइट है, रेंज फाइनाइट आ रही है, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ एस, एस सेट के पास जरूर ऐसे मेंबर हैं, एक मेंबर जरूर ऐसा है, मान लीजिए बोल दीजिए कि एल, सच दैट कि सीक्वेंस की आपकी जो टर्म्स हैं वो वैल्यू एल रख रही है फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ एन। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? इसी तरह जैसे यहाँ बी एन में थी, तो ओड नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट है, फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ एन के लिए वो वैल्यू -1 रख रही है, यही चीज मैंने यहाँ लिखी है। क्लियर, देयरफॉर यही लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हो गई। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन
0, this set L minus epsilon to L plus epsilon contains infinitely many terms of sequence an सीक्वेंस की infinitely many terms इसके अंदर है, therefore L is लिमिट पॉइंट हो गया उस केस में, L is लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस A। तो ये रेंज सेट जब फाइनाइट था उस केस में भी एक कोई हमें लिमिट पॉइंट मिल गया। मैंने क्या कहा था कि एक लिमिट पॉइंट, एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा अगर बाउंडेड है सीक्वेंस। यहाँ इस केस में बी एन वाली सीक्वेंस के एग्जाम्पल में 2 लिमिट पॉइंट मिलते हैं हमें। क्लियर। तो अब हमने सेकेंड केस देखना है जब दिस सेट एस इज इनफाइनाइट। जब अगर ये इनफाइनाइट सेट है तो क्या होगा हमारे पास। सेकेंड, इफ सेट एस इज इनफाइनाइट, मतलब है अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है रेंज के अंदर, जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल लिया था ए एन सीक्वेंस का, इसकी रेंज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। इफ दिस सेट इज इनफाइनाइट, तो हमने यहाँ पे एक बोल्ज़ेनोव-विस्ट्रास थ्योरम सेट्स के लिए यूज होती है, वो हमने यहाँ यूज करनी है। ये एक्चुअल में जो रिजल्ट मैं अभी यहाँ पे लिखने वाली हूँ, बोल्ज़ेनोव-विस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट्स, हम जो प्रूव कर रहे हैं दैट इज फॉर सीक्वेंसेस, और बोल्ज़ेनोव-विस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट ये चैप्टर 1 से हम ले रहे हैं। चैप्टर 1 टोपोलॉजी। अगर आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है और बोल्ज़ेनोव-विस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट अगर नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, बोल्ज़ेनोव-विस्ट्रास थ्योरम क्या बोल रही है कि इनफाइनाइट, इट सेज इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट और लिमिट पॉइंट। सेट के केस में लिमिट बोला गया है या लिमिट पॉइंट समझ लीजिए आप। इनफाइनाइट बाउंडेड सेट मस्ट हैव अ लिमिट, मतलब ऐसा नंबर जिसके नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उस सेट की रहेंगी। क्लियर। सो ये थ्योरम फॉर सेट है जिसका हमने यहाँ यूज करना है। अब एस सीक्वेंस की हेल्प से रेंज सेट बना दिया हमने, तो एस एक सेट ही है यहाँ पे, तो इनफाइनाइट है एस सेट, मतलब इनफाइनाइट सेट होने का मतलब है उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, और एस सेट बाउंडेड भी है। जब मैं ये बात बोल रही हूँ उस टाइम आप अपने ध्यान में ये 1/n सीक्वेंस रख सकते हैं कि इसका रेंज सेट जो था एस, वो क्या है, उस सेट में क्या है टर्म्स 1, 1/2, 1/3, इस तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, और ये बाउंडेड भी है। बाउंड किसके बीच में है, ये 1/n सीक्वेंस किसके बीच में बाउंड है, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। ये बाउंडेड सेट है एस, ये आप ध्यान में रख सकते हैं जब भी हम अगर इस सेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनफाइनाइट हो गया कोई सेट एस और बाउंडेड हो गया, तो उसके एक लिमिट जरूर मिलेगी, ठीक है। हैज अ लिमिट, और वो मान लीजिए एल नाम दे दिया उस लिमिट को, ठीक है। इसका मतलब है एवरी नेबरहुड ऑफ एल कंटेन्स infinitely many values of infinitely many elements, या वैल्यूज को हटा दीजिए, infinitely many elements of set S। S सेट के infinitely many values many elements उस L की नेबरहुड में लाई करेंगे। अब वो S सेट बना किससे है, वो सीक्वेंस की हेल्प से बना है। therefore every neighborhood of L contains infinitely many terms of sequence an। Clear? Therefore L is limit point। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन जो थी वो सेटिस्फाई हो गई, एन सीक्वेंस का एल लिमिट पॉइंट बन गया। कब, जब एस सेट इनफाइनाइट था, तो बोल्ज़ेनोव-विस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट्स हमने यूज की है, ओके। और जब सेट फाइनाइट था उस केस में क्या किया है कि कोई ना कोई एक मेंबर सीक्वेंस की टर्म्स का ऐसा होगा जो इनफाइनाइट वैल्यू रखता होगा, तो उससे हमने बोल दिया कि एल लिमिट पॉइंट बन गया, ठीक है। दोनों केस क्लियर हैं। और
हमने क्या बताया था कि अगर एवरी बाउंडेड सीक्वेंस का तो लिमिट पॉइंट मिल गया, बट एवरी अनबाउंडेड सीक्वेंस मे और मे नॉट, ये भी ध्यान में रखना है। रिजल्ट एवरी, एवरी नहीं बोला जाएगा, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड सीक्वेंस मे और मे नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल अभी दिया था एक तो मैंने, और एक एग्जाम्पल ले लीजिए सिंपल सा। n 1 2 3 4 ये सीक्वेंस है आपके पास, अनबाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, इसमें कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। और अभी जो स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया था, ये एग्जांपल जिसमें क्या था आपके पास, दिस एग्जांपल, इसमें आप अनबाउंडेड सीक्वेंस थी बट एक लिमिट पॉइंट मिल रहा था, दैट इज 0। क्लियर? देखिए अभी हमने ऐसा एग्जांपल लिया था जिस ये bn सीक्वेंस का। इस केस में क्या था, इस bn सीक्वेंस के दो लिमिट पॉइंट थे, -1 एंड 1। तो इस तरह से क्या आप ऐसे सीक्वेंस बता सकते हैं जिसमें 3 लिमिट पॉइंट हो, मे बी 4। तो इस तरह की सीक्वेंसेस के आपने एग्जांपल देखने हैं विच हैज 2 लिमिट पॉइंट, 3 लिमिट पॉइंट, मे बी 4 लिमिट पॉइंट और मे बी मोर देन दैट। तो ये ऐसी सीक्वेंसेस के एग्जांपल आपने देखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉशी सीक्वेंस। अब किसी सीक्वेंस को कॉशी सीक्वेंस कैसे कहा जाएगा? कोई सीक्वेंस है आपके पास an, तो कॉशी सीक्वेंस बोली जाएगी इफ फॉर गिवन एप्सिलन, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर आपका लाई करता हो, एग्जिस्ट करता हो, सच दैट an माइनस am इज लेस देन एप्सिलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। देखिए, जनरल जो कन्वर्जेंस प्रिंसिपल था वहां पे क्या था, an माइनस वो लिमिट आपको पता होती थी। तो आप अगर आपकी सीक्वेंस an मान लीजिए l लिमिट को कन्वर्ज कर रही है, तो an माइनस l इज लेस देन एप्सिलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, ये हम वहां पे लिखते थे। बट कॉशियस सीक्वेंस की एग्जिस्टेंस, मतलब वो क्यों जरूरत पड़ी उस चीज की, कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस है, उसका हमें नहीं पता कि कोई लिमिट l एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, हमें नहीं पता उसकी लिमिट, तब अगर किसी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस चेक करनी हो तो हम कैसे चेक करेंगे? इस पर्पस के लिए कॉशी सीक्वेंस की हेल्प ली जाती है। ठीक है, सो अब हमें लिमिट नहीं से मतलब नहीं है, हमें चेक करनी है कि कोई सीक्वेंस an कन्वर्ज करती है या नहीं करती। तो उससे पहले हमें सीखना होगा कॉशी सीक्वेंस होती क्या है इसकी, क्योंकि हेल्प, इस सीक्वेंस की हेल्प से हम आगे किसी भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस चेक करेंगे। क्लियर? तो उससे पहले कॉशी सीक्वेंस। अब मान लीजिए आपके पास कोई an सीक्वेंस है एंड योर an सीक्वेंसेस से 1/n। तो ये थ्योरम क्या बोल रही है, ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि क्या ये सीक्वेंस अब कॉशी सीक्वेंस होगी? चेक करने के लिए आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो वो ये चीज सेटिस्फाई करे कि डिफरेंस बिटवीन, वो पॉजिटिव इंटीजर तो मान लीजिए फिक्स कर दिया, अब यहाँ पे से इलस्ट्रेट किया हुआ है, m की वैल्यू ले लिया आपने 20। ठीक है, तो ये तो क्या फिक्स हो गया, an माइनस a20 ये लेस देन एप्सिलन आना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जो आप एप्सिलन चूज करेंगे बिकॉज इट इज फॉर एनी गिवन एप्सिलन, जो आपने एप्सिलन चूज किया है उस एप्सिलन के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक पॉजिटिव इंटीजर m लेना है सच दैट दिस होल्ड्स। अब 20 से बड़े जो भी आप नेचुरल नंबर लेंगे तो वो यहाँ पे उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ सीक्वेंस की टर्म रखेंगे अगर, तो वो डिफरेंस आपका उस एप्सिलन से छोटा आना चाहिए। ठीक है, से योर एप्सिलन इज 1/20। ठीक है, आपने ये एप्सिलन चूज किया है। ओके, अगर आपने ये 1/20 ये एप्सिलन चूज किया है तो ये जो डिफरेंस है, जब आप नेचुरल नंबर 20 या 20 से बड़ा रखेंगे तो वो इस एप्सिलन से हमेशा छोटा आना चाहिए ये डिफरेंस। तो हम चेक करते हैं, जब n की वैल्यू आपने 20 रखी तो a20 माइनस a20 कितना बना, 0। 0 इज लेस देन 1/20, ट्रू है उस केस में। ठीक है, अब जब आपने n की वैल्यू रखी 21 तो ये बना a21 माइनस a20, a21 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/21 माइनस 1/20। इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके आपने देखेंगे और ये वैल्यू आ गई मान लीजिए 1/4।
20। क्या 1/420 लेस देन 1/20 है? यस इट इज। तो ये ट्रू है यहाँ पे। A22 माइनस A20 अगर आपने करना हो तो 1/22 माइनस 1/20, ये एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे 2/440। ठीक है, देखेंगे दिस इज ऑल्सो लेस देन 1/20। इसी तरह से A23 माइनस A20, तो आप लोग देखेंगे कि ये सब वैल्यू आपके इस एप्सिलन के लिए से छोटी आ रही है। तो आप जो एप्सिलन आप चूज करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग एक m आपको मिले सच दैट दिस होल्ड, इट मीन्स ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज करती है। ठीक है, ये सीक्वेंस सॉरी आपकी कॉशी सीक्वेंस है। कन्वर्जेंस भी बताएंगे कॉशी सीक्वेंस से कैसे कन्वर्जेंस चेक करेंगे, बट दिस इज योर कॉशी सीक्वेंस अगर वो ये चीज होल्ड करती है तो। क्लियर? अब इसी को मैथमेटिकली दिखाना हो, ये तो हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखा है कि अगर आपने एप्सिलन ये चूज किया तो उसके लिए कोई m मिला। अगर आपने एप्सिलन 1/100 चूज कर लिया होता तो उस 1/100 एप्सिलन के लिए कोई m मिलना चाहिए। वो कैसे देखेंगे फिर हम, वो हम देखते हैं अब। अगर आपकी सीक्वेंस यही है 1/n, दिस इज योर an सीक्वेंस, so by Cauchy sequence for every epsilon greater than 0 an minus am, ये हमने चेक करना है। an की वैल्यू होगी 1/n, am is 1/m। ठीक है, एलसीएम लिया, दिस इज m माइनस n और n माइनस m सेम थिंग बिकॉज मॉडुलस के अंदर है वो। दिस थिंग इज, या तो n माइनस m लिख लीजिए बिकॉज देखिए n हम चूज करते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ठीक है, सो दिस इज n m, दिस इज लेस देन n ओवर n m, n माइनस m, n अगर कोई बड़ा नंबर है m से तो n माइनस m छोटा हो जाएगा किससे, n से, दिस इज 1/m। सो an माइनस am, दिस होल थिंग, ये यहाँ पे हम पहुंच गए, ये लेस देन एप्सिलन होगा इफ दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलन। अगर ये चीज ही लेस देन एप्सिलन हो जाएगी तो an माइनस am भी लेस देन एप्सिलन हो जाएगा इफ 1 माइनस m इज लेस देन एप्सिलन। सो an माइनस am इज लेस देन एप्सिलन इफ m इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलन। सो इसका मतलब है अगर आपने एप्सिलन ये चूज किया तो उस केस में m क्या कितना चूज करें आप, इफ एप्सिलन इज 1/100 उस केस में m कितना हो जाएगा, 100 से बड़ा अगर कोई आप पॉजिटिव इंटीजर चूज करेंगे यहाँ पे तो ये आपकी सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस an इज कॉशी सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, कॉशी सीक्वेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, दैट इज दिस कंडीशन। क्लियर? तो हर एप्सिलन के लिए एक m मिलना चाहिए और वो हम किस तरह से निकालेंगे, इसकी हेल्प से। ऐसे जैसे कन्वर्जेंस की एप्सिलन वाली जो डेफिनेशन हम लिखते थे, लाइकवाइज ही कॉशी सीक्वेंस के लिए भी हम ऐसे लिख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि m जो कि एप्सिलन पे डिपेंड करता हुआ है वो कैसे हम निकाल सकते हैं। क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें हम देखेंगे कि वो कॉशी सीक्वेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी वो सीक्वेंस से। सेकेंड एग्जाम्पल में मान लीजिए आपके पास bn सीक्वेंस है एंड bn सीक्वेंस इज सिंपली n और n स्क्वायर। ठीक है, नाउ n अगर सिंपली n है तो अब bn माइनस bm क्या होगा, कैसे करना है, फॉर एवरी एप्सिलन ग्रेटर देन 0 bn माइनस bm सीक्वेंस लिखिए तो कितना आएगा, n माइनस m। फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m, दिस n माइनस m इज क्या होगा, n माइनस दिस m इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखिए अगर n m के इक्वल है उस केस में तो ये 0 ही हो जाएगा। ओके, इफ n इज से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन m तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये नेचुरल नंबर है, अगर m की वैल्यू मान लीजिए 5 है तो नेचुरल नंबर n की वैल्यू 6 भी हो सकती है। ठीक है ना, वो भी बड़ा हो जाएगा, 7 भी हो सकती है। तो कम से कम क्या रहेगा इनके बीच के अंदर डिफरेंस, एक, अगर ये वैल्यू n 6 भी रखेगा तो 6 माइनस 5 इज 1। ठीक है, तो कम से कम इनके बीच में डिफरेंस कितना रहेगा, 1। ठीक है, 1, या हम ऐसे बोल सकते हैं दिस डिफरेंस n माइनस m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1।
कम से कम ये दो अगर नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं तो उनके बीच में या तो 1 का डिफरेंस रहेगा या 1 से ज्यादा का डिफरेंस रहेगा, ठीक है, इफ n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन m। तो इस केस में बी एन माइनस दिस बी एम इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब इसे अगर कॉची सीक्वेंस बनना होता, या ये अगर कॉची सीक्वेंस बनती है, तो बी एन माइनस बी एम इज लेस देन एप्सिलन, और कोई भी एप्सिलन चूज करो उसके लिए दिस होल्ड करना चाहिए। अब अगर एप्सिलन आपने 1/2 चूज कर लिया, तो दिस बी एन माइनस बी एम तो ऑलवेज दिस डिफरेंस, यहाँ से क्या कंक्लूड किया हमने कि इनके बीच का डिफरेंस ऑलवेज 1 या 1 से बड़ा रह रहा है। अगर एप्सिलन 1/2 रहेगा तो ये इस केस में तो होल्ड ही नहीं करेगी कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन। इट मीन्स देयरफॉर दिस सीक्वेंस bn is not a Cauchy सीक्वेंस, ठीक है। देखिए इसी डेफिनेशन को, ये जो मॉडुलस सी जो लिखा हुआ है एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए सीक्वेंस की ये ए एम वाली टर्म है, से दिस इज ए एम प्लस 1 ए एम प्लस 2, इस तरह से ए एन, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं ये, बट नेचुरल नंबर एन बड़ा रहेगा एम से, ठीक है। सो इस चीज में अब आप देखिए इस सीक्वेंस की आपने अगर ए एन के अंदर से सीक्वेंस टर्म्स लिखी कैसे जाती हैं, ए एन सीक्वेंस है उसको हम कैसे लिखते, A1 A2, यहाँ है A3, इसी तरह जाके कहीं आया AM, फिर आया AM प्लस 1, फिर आया AM प्लस 2, और हमें पता है AN बड़ा है, तो AN सीक्वेंस की टर्म कैसे आगे लिखी जाएगी, ऐसे इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो इसके अंदर से आपने M टर्म्स माइनस कर दी, तो बाकी टर्म्स क्या बची, AM प्लस 1 से शुरू हुई ना, तो इसी मॉडुलस को हम ऐसे लिख सकते हैं AM प्लस 1 प्लस AM प्लस 2 प्लस AM प्लस 3, कहाँ तक, AN तक। दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन, इस चीज का मतलब यही है। और एक और तरीके से कैसे लिखा जा सकता है कि AM प्लस P माइनस AM इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर P कोई भी नेचुरल और ऑल नेचुरल नंबर n। P अगर नेचुरल नंबर है तो पहली टर्म क्या आएगी 1, तो क्या बनेगी AM प्लस 1 माइनस AM, ठीक है। सेकेंड टर्म AM प्लस 2 माइनस AM प्लस 3 माइनस, हर नेचुरल नंबर के लिए अगर ये ट्रू होता जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है। तो इसी कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन को दो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। देखिए अभी आपने देखा कॉची सीक्वेंस को प्रूव करने के लिए ये हम तीनों मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर कोई सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस नहीं है, मान लीजिए स्टेटमेंट कह रही है कि शो दैट दिस गिवन सीक्वेंस इज नॉट ए कॉची सीक्वेंस, बोल दिया कि कॉची सीक्वेंस नहीं है, आपने शो करना है उस चीज को, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए अगर कोई सीक्वेंस कॉची होती है तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए, या फिर ऐसे बोले ये थर्ड कंडीशन हर नेचुरल नंबर के लिए, ये चीज किसी भी गिवन एप्सिलॉन के लिए ये चीज होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। बट अगर कोई सीक्वेंस कॉची नहीं है, तो अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का भी डिफरेंस आपने किसी नंबर से बड़ा बता दिया, ठीक है, देखो कॉची सीक्वेंस नहीं होने के लिए क्या आपने शो करना पड़ेगा कि ए एम प्लस पी माइनस ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर एनी पी। किसी फॉर एनी कोई भी एक नेचुरल नंबर आपको ऐसा मिल जाए कि जिसकी वैल्यू आप यहाँ रखें और इन दोनों के बीच का डिफरेंस किसी एप्सिलॉन से, कोई भी एप्सिलॉन आप चूज करो उससे क्या आ रहा हो बड़ा आ जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, नॉट अ कॉची सीक्वेंस, मतलब जो कॉची सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर्टी वहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो अब उसको देखने के लिए मान लीजिए आपके पास ए एम सीक्वेंस है और हमने इसकी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले ली, कौन सी, ए एम प्लस 1 और ए एम। अब ए एम प्लस 1 वाली टर्म ली तो -1 रेज टू पावर एम प्लस 1 माइनस -1 रेज टू पावर एम, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे m ओड है, मान लीजिए ओड का मतलब 3 है, m 3 है, तो -1 रेज टू पावर 3 प्लस 1, एक ओड में एक ऐड होते ही ये प्लस बना, तो ये कितना बना वहां पे 1, और m जब ओड है, m की वैल्यू है 3, तो ये कितना बन जाएगा 2। अब m जब इवन है
तो m+1 क्या बनेगा, ओड, उस केस में आएगा -1 माइनस m जब इवन है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी उस केस में -2। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मॉडुलस, तो दोनों केस में वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 2। ठीक है, तो इस केस में am+1 माइनस am की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। क्या था यहाँ पे p की वैल्यू कितनी रखी, पहला ही नेचुरल नंबर रखा, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो गई ना, m उससे नेक्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस जब देखा वो 2 आ रहा है। अब कोई फिक्स नंबर अगर आ जाता है तो उस केस में वो कॉची सीक्वेंस नहीं बनेगी, बिकॉज इफ वी चूज कि एप्सिलन तो हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, अगर हमने एप्सिलन 1/3 चूज किया तो इसकी वैल्यू तो कितनी ही आनी चाहिए थी हर केस में, am+1 माइनस am की वैल्यू लेस देन एप्सिलन, मतलब लेस देन 1/3 आनी चाहिए थी, बट इसकी वैल्यू तो कितनी आ रही है, 2। इसका मतलब है ये सीक्वेंस, देयरफॉर सीक्वेंस an इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस, का मतलब ये कॉची सीक्वेंस नहीं है अगर ये ऐसी वैल्यू दे रहा है तो। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये an सीक्वेंस है 1/3n, दिखाना है कि दिस इज अ कॉची सीक्वेंस। ठीक है, ये आपने दिखाना है ये कॉची सीक्वेंस है। सो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर गिवन एप्सिलन ग्रेटर देन 0, ठीक है, अब हमें कोई एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, एक पॉजिटिव इंटीजर m हमें चाहिए विच होल्ड्स, क्या होल्ड करता हो, an माइनस am इज लेस देन एप्सिलन। ठीक है, तो एक m हमें चाहिए हमारे हर एप्सिलन के लिए। सो ये वैल्यू रखिए 1/3n माइनस 1/3m। ठीक है, आपने यहाँ पे देखिए हमें रिलेशन m और एप्सिलन में चाहिए, कब, व्हेन दिस मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलन। ठीक है, इस केस में n हमारे पास बड़ा है और m हमारे पास छोटा है, सो 3n इज ग्रेटर देन 3m बिकॉज n बड़ा है, सो 1/3m इज ग्रेटर देन 1/3n। ठीक है, सो इनमें से अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ 1/3m, तो ये कितना बचेगा, n माइनस m, ये एज इट इज। क्लियर, इस पूरे में से 1/3m हमारे पास आ गया, ये बचा 1/3n माइनस m माइनस 1। दिस थिंग इज लेस देन 1, तो 1 माइनस दिस लिख लीजिए, या 1/3n माइनस m माइनस 1, बिकॉज मॉडुलस है वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, तो दिस होल थिंग इज लेस देन 3m। तो मैंने मॉडुलस से बाहर इसलिए लिखा बिकॉज ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी आनी है, m एक नेचुरल नंबर ही इंटीजर है, बट वो एक पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा, पावर में है क्योंकि। ओके, सो दिस an माइनस am इज लेस देन एप्सिलन इफ 1/3m इज लेस देन एप्सिलन। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट हमें m की फॉर्म में चाहिए ताकि हम एप्सिलन और m में कोई रिलेशन ला सकें, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सो an माइनस am इज लेस देन एप्सिलन इफ 1/एप्सिलन ग्रेटर देन 3m। m की वैल्यू चाहिए, 3m नहीं चाहिए हमें। सो वो कैसे होगा, लिखने का तरीका बिल्कुल आपका ऐसे ही रहेगा। दिस थिंग होल्ड्स इफ, अगर हम दोनों तरफ log लेते हैं तो ये पावर आगे आ सकती है, सो log 1/एप्सिलन लेस देन m log 3। देखिए log आप तभी ले सकते हो जब दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटीज हों, तो ये भी पॉजिटिव थी, ये भी पॉजिटिव, हमने यहाँ पे log ले लिया है। ठीक है, दिस होल्ड्स इफ m log 3 is greater than log 1/epsilon, it means m is greater than log 1/epsilon by log 3। ठीक है, तो ये आपका m आपने कोई पॉजिटिव इंटीजर, सो चूज एनी इंटीजर विच इज से k जो ग्रेटर देन क्या है m से, चूज एनी पॉजिटिव इंटीजर m विच इज ग्रेटर देन दिस नंबर, विच इज ग्रेटर देन log 1/epsilon। इसकी कोई भी रियल वैल्यू आती हो, बट इससे हमने कोई बड़ी वैल्यू m की पॉजिटिव चूज कर लेनी है, तो क्या होगा,
उस केस में an माइनस am इज लेस देन एप्सिलन, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। देयरफॉर an इज कॉशियस सीक्वेंस। इसकी जो भी वैल्यू आएगी ऑब्वियसली, ये देखिए ये log 3 तो फिक्स वैल्यू है, 1 ओवर एप्सिलन, एप्सिलन की यहाँ पे वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है m की वैल्यू। तो एप्सिलन जब आपने अगर मान लीजिए एप्सिलन 1 ओवर 1000 चूज किया होगा, तो उस केस में log 1 ओवर एप्सिलन कितना बन जाएगा, 1000 मीन्स 3 ओवर log 3 वैल्यू आ गई इसकी। तो ये m की यहाँ पे जो भी रियल वैल्यू आएगी उससे बड़ा अपने को इंटीजर पॉजिटिव चूज कर लेना है, जिसके लिए ये होल्ड करे। दिस इज अ कॉशी सीक्वेंस। नेक्स्ट देखिए सेकेंड एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है कि एवरी कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये शो करना है, ठीक है। शो दैट एवरी कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कॉशी होगी, ये जरूरी नहीं है। तो आपने इसको प्रूव करना है। सो लेट कोई आपने कॉशी सीक्वेंस मान लेनी है, लेट an बी एनी कॉशी सीक्वेंस। शो क्या करना है, टू प्रूव an इज बाउंडेड। बाउंडेड प्रूव करना है, कॉशी हमने ले ली। अब कॉशी अगर ले ली है तो उसकी डेफिनेशन लिखिए, फॉर गिवन epsilon greater than 0 there exists positive integer m greater than and where n is greater than equal to m such that an minus am is less than epsilon for all n greater than equals to m, ठीक है। it means an minus am lies between minus epsilon to epsilon for all n greater than equals to m। अब ए एम कोई फिक्स्ड आपने एप्सिलन चूज किया, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई पॉजिटिव इंटीजर आपको मिला, ये फिक्स हो गई ये टर्म सीक्वेंस की। सो ए एम माइनस एप्सिलन से ए एम प्लस एप्सिलन के बीच में आपके पास ए एन की टर्म लाई करती है। अब हमने क्या करना है, जिस तरह से हमने बाउंडेडनेस कन्वर्जेंट सीक्वेंस की प्रूव की थी, आपके पास ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस की mth टर्म है, ठीक है, ए एम। तो इस सीक्वेंस की बाकी रिमेनिंग कितनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, मान लीजिए ए एम माइनस 1 यहाँ पे है, ए एम माइनस 2 यहाँ पे है, ए एम माइनस 3 यहाँ पे है, ऐसे ऐसे करके ए 1 यहाँ है, ए 2 यहाँ है, ठीक है। इस सीक्वेंस की टर्म ए 3 यहाँ है। ये सीक्वेंस की जो बाकी टर्म जो बाहर रह गई, ठीक है, ए एम माइनस ये यहाँ पे बन गया ए एम माइनस एप्सिलन और ये हो गया नेबरहुड ए एम प्लस एप्सिलन। इस नेबरहुड से बाहर जितनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रह गई, कहाँ कौन कौन सी रह गई, ए 1 ए 2 से ए एम माइनस 1 वाले टर्म जो बाहर हैं इस नेबरहुड से, उनके अंदर से सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर हमने ढूंढ लेना है। मान लीजिए द स्मॉल के इज मिनिमम किस में से, ए 1 ए 2 ए एम माइनस 1 और किस में से, ए एम माइनस एप्सिलन। इन सभी टर्म्स में से जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या करेगा, लोअर बाउंड का काम कर जाएगा ए एम के लिए, और सबसे इन सभी नंबर्स में से ए 1 ए 2 ए एम माइनस 1 और ए एम प्लस एप्सिलन, पूरी टर्म के अंदर एप्सिलन ऐड है, एम के अंदर नहीं, ठीक है। इनमें से जो ये नंबर आपने छोटे और बड़े जो नंबर आपने चूज किए हैं वो इस ए एन सीक्वेंस के लिए लोअर और अपर बाउंड का काम करेंगे, और ये चीज़ ट्रू होगी फॉर ऑल एन में सब नेचुरल नंबर्स के लिए। देयरफॉर क्या बोलेंगे हम, सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। कॉची सीक्वेंस ली थी उसे हमने बाउंडेड दिखा दिया। कन्वर्स ट्रू है क्या, क्या आपके पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस है वो कॉची होगी, उसके लिए मान लीजिए बी एन सीक्वेंस, अभी अभी मैंने बताया -1 रेज़ टू पावर एन, ठीक है। ए एम प्लस 1 माइनस, सॉरी यहाँ बी लिया है ना, तो बी एम प्लस 1 माइनस बी एम, अभी हमने दिखाया 2 आया था जो, ठीक है। इसका मतलब ये आपके पास सीक्वेंस है, दिस बी एन सीक्वेंस इज बाउंडेड बट नॉट कॉची। सो अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है वो कॉची भी जरूरी नहीं है, ठीक है। इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, उसके बाद हम कॉशी's जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो 2 लेक्चर में हमारा ये 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।